तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल कॉमर्स गुरुकुल में। और अब मैं स्टार्ट कर चुका हूँ बैंकिंग सब्जेक्ट। अधिकोषण तत्व एक सब्जेक्ट है आपका 12th कॉमर्स का, और इसमें आपको बैंक के विषय में सभी बातों को बताया गया है, कैसे कैसे बैंक वर्क करती है। और बैंकिंग मतलब वाणिज्य विभाग में, बैंकिंग सेक्टर में आप किस प्रकार के कार्यों को करते हैं, किस प्रकार इसमें काम होते हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कल जो हमने पढ़ा वो पार्ट 1 था, और देखिए चैप्टर काफ़ी लंबा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसके कारण हमने क्या किया, इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और मुझे आपको एक्सप्लेन करने में भी आसानी हो और आप बोर ना हो, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो भी होते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और बैंकिंग का जो आपका पीछे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, बैंक उत्पत्ति विकास संगठन परिभाषा कार्य एवं महत्व, तो इस चैप्टर को का सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे। कल मैंने क्या क्या बताया था आपको, कल मैंने आपको बताया था बैंक क्या होता है, बैंक का जन्म कब से हुआ, और बैंक की परिभाषा बताई थी, बैंक के कुछ कार्य बताए थे, और कार्य बताए थे मैंने मुख्यतः 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से कार्य थे अभी उसमें का हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तब। ठीक है, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आपको तो आप मुझसे वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो बनी है और भी जो बही खाता एवं लेखा शास्त्र जैसे कि मतलब अकाउंटेंसी और 11th क्लास की जनरल एंट्री के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, फिर देखिए हमने कल आपको क्या पढ़ाया था, कल हमने पढ़ाया था आपको बैंक के कार्य। बैंक के कार्य मतलब आधुनिक कार्य। ठीक है, अब आधुनिक बैंक मैंने आपको बताया था कल, आधुनिक बैंक में क्या होता है, आधुनिक बैंक मतलब जो प्रेजेंट टाइम, मतलब कि एक टाइप से ये भी कह सकते हैं हम कि आज़ादी के बाद से जब भी जितना भी काम हुआ है बैंकों में, ये सब आधुनिक बैंकों के कार्य में आता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया इसमें कि बैंक के कार्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मैं आज फिर लिख देता हूँ इसको। ठीक, देखिए बैंक के कार्य। ठीक है, अब इसमें पहला आपका हो जाएगा प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका सामान्य कार्य, सामान्य कार्य। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा एजेंसी संबंधी, एजेंसी संबंधी कार्य। देखिए कल मैंने आपको प्रमुख कार्य पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको कुछ हेड बताए थे, मतलब कुछ हेडिंग्स बताई थी। जैसे कि क्या बताया था मैंने, प्रमुख राशियां स्वीकार करना, जमा राशियां स्वीकार करना, चालू खाता, बचत खाता, मुद्दती या सावधि जमा खाता, ये मैंने आपको बताया था, और अन्य खाते भी आपको बताए थे। और भी कुछ प्रकार के खाते हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे ऋण प्रदान करना, बैंक का एक ये भी तो मुख्य कार्य होता है, ऋण प्रदान करना। बैंक का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी कार्य हम कह सकते हैं तो क्या है, प्राथमिक कार्य बैंक का क्या है, जमाएं स्वीकार करना और ऋण देना। ठीक है, तो और नगद साख, नगद साख मैंने आपको बताया था कि जिसमें क्या होता है, बैंक में गिरवी संपत्ति के तौर पर जो हम चेक और क्रेडिट कार्ड ये सब इशू कराते हैं, इसको हम कैश क्रेडिट कहते हैं। बैंक अधिविकर्ष की सुविधा भी मैंने बताई थी। अकाउंटेंसी में आपके आप जब पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन नहीं पार्टनरशिप पढ़ेंगे आप जब, तो पार्टनरशिप में बैंक ओवरड्राफ्ट का एक हेड आता है। ठीक है, तो क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सामान्य कार्य की बात करें अगर आज हम, तो सामान्य कार्य क्या होता है, देखिए सामान्य कार्य की अगर हम बात करें तो बोला है कागजी मुद्रा का निर्गमन। 19वीं शताब्दी में लगभग सभी बैंकों ने नोट जारी करना का अधिकार, मतलब सभी बैंकें जो हैं वो नोट जारी करने लगी थी। ठीक है, किंतु वर्तमान में यह कार्य प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ही किया जाता था। तो मतलब किया जाता था और किया जाता है, मतलब प्रेजेंट टाइम में आज की डेट में नोट निर्गमन मतलब कि प्रिंटिंग ऑफ करेंसी का राइट किसके पास है,
आरबीआई के पास है अपने देश में, ठीक है। तो मतलब जो भी कंट्री है, सभी कंट्रियों के सेंट्रल बैंक जो होते हैं, जो सबसे मेन बैंक होता है, बैंक ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक, फादर ऑफ बैंक भी कह सकते हैं हम, ठीक है। इंडिया में बैंकों का बैंक कौन सा बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935, और प्रेजेंट टाइम के उसके चेयर कौन है, चेयरमैन, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है। अब देखिए, ऐसा इसलिए है कि देश का केंद्रीय बैंक एक ही की आर्थिक आवश्यकताओं को अनुमान लगाकर यह तय कर पाता है कि मुद्रा की मात्रा कितनी निर्गमित की जाए। देखिए, देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वही तो एक अनुमान लगाता है कि कितनी मुद्रा हमें चाहिए, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि सीधा नोट उठाया और छापना स्टार्ट कर दिया, नोट छाप छाप के कमरे भर दिए, ट्रकें लोड करा दी, सबको दे दिए 1-2 हज़ार करोड़ रुपए। तो इससे क्या है, इससे मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा। आपको पता है कि जब आप छोटे थे तब आपको समोसे, चाय और बिस्किट वो सब कितने रुपए में मिल जाते थे, काफ़ी सस्ता मिलता था। परंतु अब क्या होता है, अब आप कोई भी वस्तु खरीदने जाते हो, पहले समोसा 2 रुपए का मिलता था, चाय 2 रुपए की मिलती थी, लेकिन अब चाय 5 रुपए और 10 रुपए की हो गई है। जो टॉफी आप जब छोटे थे तो 1 रुपए में 4 मिलती थी, अब वो 1 रुपए में 1 मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि मुद्रा का मूल्य जो है वो कम हुआ है और वस्तु का मूल्य बढ़ा है, ठीक है। दूसरी हेडिंग हम पढ़ेंगे, साख पत्रों का निर्गमन, चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, विनिमय विपत्र आदि साख पत्रों का प्रयोग बैंकों के कारण ही संभव हो पाया है। देखिए, चेक जो यूज होते हैं सबसे ज्यादा, हुंडी हो गया, साख पत्र हो गया, इन सब में सबसे ज्यादा यूज होने वाली अगर चीज है कोई तो चेक और ड्राफ्ट, ठीक है। जब कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना होता है तो हम डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट का यूज करते हैं, और अगर हमें नॉर्मली चेक मतलब नॉर्मली कोई ट्रांजैक्शन करना होता है तो हम इसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, चेक का, ठीक है। चेक से ही पेमेंट होता है, ठीक है। मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना, बैंक वर्तमान समय में अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध कराते हैं जिनमें वे अपने जेवरात, दस्तावेज, अंश, ऋणपत्र तथा आदि अन्य मूल्यवान वस्तुओं को रख सकते हैं। आपको पता है गोल्ड का लॉकर लेना, ठीक है। आपकी जो जमीन के कागज मतलब आपके घर के जो कागज हो गए, और शेयर्स हो गए, शेयर्स अभी आप 12th में पढ़ेंगे, फिर डिवेंचर हो गए, ये भी आप 12th में पढ़ेंगे। तो ये सब का, इन सब चीज़ों को आप अपने घर में ना रख करके बैंक के लॉकर में भी रख सकते हैं। तो ये भी एक बैंक का एक अच्छा कार्य हुआ। विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जैसे आप फॉरेन जाते हैं, अब आप फॉरेन गए तो आपको वहाँ पर क्या है कि जैसे आप अमेरिका गए, अमेरिका में क्या कौन सी मुद्रा चलती है, डॉलर। अब आप अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर भारतीय रुपया देंगे तो क्या वहाँ पर वो चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो इससे क्या समस्या आएगी कि आप जो है किसी भी देश की मुद्रा किसी दूसरे देश की मुद्रा में बैंकों के बैंक मतलब सेंट्रल बैंक के थ्रू कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ से कहीं और जाते हैं, किसी और कंट्री जाते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि मुद्रा को कन्वर्ट कराना होगा। तो विनिमय मतलब एक्सचेंज बोर्ड का भी वर्क ये करती है, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, बॉब कैश रिच स्कीम। आधुनिक कंप्यूटर के युग में यह स्कीम कॉरपोरेट ग्राहक के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इस स्कीम के शुरू होने से चेकों आदि के संग्रहण और धन के संप्रेषण कार्य तीव्र गति से हो सकेंगे या होने लगे हैं। इससे अन्य शहरों के चेकों का संग्रहण लगभग एक दिन में हो सकने का प्रावधान बन गया है। कहने का सेंस ये है कि जैसे आपको दूर का कहीं का चेक मिला, ठीक है, अब कहीं दूर का आपको एक चेक मिला है, अब उस चेक में क्या हुआ, उस चेक में आपको पेमेंट लेना है। अब आपकी चेक दिल्ली से आई है और आपको 1 डे पेमेंट लेना है, तो ये किस स्कीम के तहत संभव हो पाया है, तो ये हो पाया है बॉब कैश रिच स्कीम के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं हम थोड़ा इसके एजेंसी संबंधी कार्य। एजेंसी संबंधी कार्य देखिए, हमने आपको ये कल बताया था, ये मैंने अभी डिस्कस कर दिया है और ये मैं अब बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। तो क्या होते हैं एजेंसी संबंधी कार्य? उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त बैंक कुछ अन्य कार्य भी करते हैं जिन्हें अभिकर्ता या एजेंसी संबंधी कार्य भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहला धन का हस्तांतरण। देखिए, मनी ट्रांसफर। आज की डेट में आप जान रहे हैं कितने ढेर सारे ऐप जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, भीम यूपीआई हो गया,
ठीक है। इन ऐप्स के पेटीएम हो गया, इन ऐप्स के थ्रू आप यूपीआई के थ्रू जो है पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट और किसी भी शॉप पर कहीं भी शॉपिंग करना है या कुछ भी करना है, पेमेंट करना है, ईएमआई पेमेंट करना है, सभी चीज़ों का पेमेंट आप आसानी से कर पाते हो। किसके माध्यम से? इस मेथड के माध्यम से, ठीक है। ग्राहकों का रुपया एकत्रित करना। अब देखिए, दूसरे बैंकों के द्वारा अन्य बैंकों से खातेदारों में चेक, हुंडी, प्राप्त विपत्र और आदि रुपया वसूल करने से उनके खाते में जमा करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे आपका पैसा आप किसी व्यक्ति के घर में मतलब किसी व्यक्ति के खाते में पैसा जमा करते हैं, तो उस पैसे को आप किसी दूसरे अकाउंट से, मतलब जैसे आपका लखनऊ में पैसा जमा करना है और आप दिल्ली से पैसा जमा कर रहे हो, तो ये माध्यम क्या हुआ? इस माध्यम के थ्रू आप जो है पैसा बैंक में ट्रांसफर करा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया आपका ग्राहकों की ओर से भुगतान। देखिए, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट मेथड हुआ। कैसे? जब आप ईएमआई पे करते हो, पहले के समय में क्या हुआ करता था कि चेक, मतलब जो आप कोई चीज़ लेते थे किस्तों पर, तो उससे क्या होता था कि आपको जाकर स्वयं भुगतान करना पड़ता था या उसका एजेंट, मतलब कंपनी का एजेंट जो है आपके पास आता था और आप जो है उसे पेमेंट करते थे। परंतु अब क्या होता है, अब आपके अकाउंट से इंस्टॉलमेंट्स जो है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, ये भी बैंक का एक मुख्य कार्य होता है, ठीक है। भुगतान प्राप्त करना। बैंक अपने खातादारों के आदेश पर उनके भुगतान भी प्राप्त करते हैं, जैसे शेयर, लाभांश, ब्याज, किराया और ऋण की राशि वसूल करना। देखिए, कैसे क्या होता है कि जैसे आपका डिविडेंड डिक्लेयर होता है, फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डिक्लेयर होता है, तो ये सब चीज़ें कंपनी के थ्रू आता है और आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज की बातें हुई, कभी इस पर काफ़ी बड़ी चर्चा करेंगे हम कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, कैसे। देखिए, मैं आपको उस लेवल का नहीं बताऊंगा जो लेवल आज की डेट में मतलब कि जो शेयर मार्केट में है, मैं आपको वो कड़ी बताऊंगा कि आप पढ़ाई से और शेयर मार्केट तक का जो रास्ता है उसको आप आसानी से समझ जाएंगे। कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कब हमें लॉस होने के चांसेस होते हैं, कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कब पैसा हमें अपना रिटर्न ले लेना चाहिए, ठीक है। तो इनकी सबकी भी कंडीशंस होती हैं, सभी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। फिर आपका होगा ट्रस्टी के रूप में कार्य करना। बैंक ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करते हैं। खातादारों के कहने पर बैंक उनकी संपत्ति का दायित्व वहन करते हैं। बैंकों द्वारा किए गए ऐसे कार्यों को ट्रस्टी संबंध कार्य कहते हैं। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? ट्रस्टी का मतलब होता है कि एक टाइप का कंपनी का ट्रस्टी है कोई, ठीक है, तो उसको पेमेंट किया जाता है, बस इतना ही। इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है ये, ठीक है। वित्तीय सलाह देना। खातादारों के मांग पर बैंक उन्हें वित्तीय मामलों में परामर्श भी देते हैं। देखिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये बड़े बड़े जो मतलब उद्योगपति होते हैं, उनके पास पैसा जो है ज़्यादा होता है और उनको पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है इसके विषय में भी काफ़ी नॉलेज उनको होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? बैंक सजेशन करते हैं, बैंकों से परामर्श लेते हैं, ठीक है। वित्तीय सलाह देना हो गया आपका। सूचना एवं आंकड़े एकत्रित करना। तो वर्तमान में देश में केंद्रीय बैंक मुद्रा, व्यापार, कृषि तथा उद्योग बैंकिंग संबंधी आंकड़े एकत्रित करके उन्हें प्रकाशित करता है। इससे सरकार को अपनी भावी नीतियों निर्धारण के संबंध में उपलब्ध होती है। देखिए, क्या है कि जो भी बैंक होते हैं, ठीक है, सभी बैंकों का एक डेटा होता है। जैसे एसबीआई आज की डेट में इंडिया का सबसे मजबूत स्थिति में रहने वाला बैंक कौन सा है? एसबीआई। कब स्थापना हुई थी इसकी? सन 1956 में। एसबीआई का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सन 1921 में। कौन कौन सी 3 प्रेसिडेंसियों को मिलाकर एसबीआई की मतलब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी? तो बम्बई था पहले, मुंबई का नाम पहले बम्बई था। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इन 3 प्रेसिडेंसियों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1921 में। लेकिन भारतीयों द्वारा इस बैंक को क्या किया गया था? काफ़ी इग्नोर किया गया था, क्योंकि इसका नाम ही आप देख रहे हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इसमें जितने भी कर्मचारी थे वो क्या थे? सारे के सारे अंग्रेज थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी थे वो पैसा काफ़ी कम मात्रा में इसमें जमा करना सही समझते थे, ठीक है। तो ये हुआ आपके बैंक के कार्य। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया प्रमुख कार्य, कौन कौन से प्रमुख कार्य होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको सामान्य कार्य बताया, एजेंसी संबंधी कार्य बताया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी में का है बैंकों के प्रकार, ठीक है। बैंकों के विभिन्न प्रकार। तो बैंकों के प्रकार कितने होते हैं
इसके बारे में भी आज हम जान लेते हैं। देखिए जो चैप्टर है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है, और इसकी एक वीडियो और बनेगी, बैंक के प्रकार, ठीक है। तो बैंक कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। तो बैंक मुख्यतः अगर देखा जाए तो सबसे पहला प्रकार अगर हम बैंक के देखें तो बोला है वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न देशों के में अनेक प्रकार के बैंक पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख बैंकों का हम कुछ आपको प्रमुख बैंकों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला आपका हो जाएगा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या हुआ, केंद्रीय बैंक, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक आपका हो जाएगा, केंद्रीय बैंक कौन सा है इस समय प्रेजेंट टाइम में, केंद्रीय बैंक आपका कौन सा है, आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई क्या है प्रेजेंट टाइम में, केंद्रीय बैंक है भारत का, ठीक। देखिए क्या बोला है, प्रत्येक देश में प्रायः एक केंद्रीय बैंक होता है, इसे पत्र मुद्रा निर्गमन करने का अधिकार होता है। देश की मुद्रा व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने की जिम्मेदारी भी उसी बैंक की होती है। इस प्रकार वह देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। व्यापारिक बैंकों को समय समय पर उनके नीति संबंधी निर्देश भी देता रहता है। देखिए क्या है कि सभी देशों में एक बैंक होता है जिसको हम केंद्रीय बैंक के नाम से जानते हैं, और उसी बैंक को क्या होता है, अधिकार होता है कि वो नोट का मतलब मुद्रा का निर्गमन कर सके, और उनके नीचे जो बैंक काम करते हैं उन बैंकों का क्या कर सके, उन बैंकों का संबंधी मतलब उनके जो भी वर्क होते हैं उन सभी चीज़ों को वो समझा सकें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया है। केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से सारा लेन देन करती है। मतलब कि देखिए जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई प्रोजेक्ट पास किया जाता है, कोई बिल पास होता है, तो उसका पेमेंट कौन करता है, आरबीआई ही करता है। फॉरेन कोई प्रोजेक्ट पास होता है, जैसे रेल मेट्रो का आप देख रहे हो, जगह जगह अनेक शहरों में रेल मेट्रो जो है वो बनना स्टार्ट हो चुकी है, कहीं कहीं पर तो बन के चल भी रही है। तो इनका सबका प्रोजेक्ट जो पास होता है उसका पैसा कहाँ से आता है, आरबीआई के थ्रू ही पैसा आता है, ठीक है। और इसका सबका हिसाब किताब भी रखता है। सरकार के जितने वित्तीय लेन देन होते हैं वे सब केंद्रीय बैंक के माध्यम से होते हैं। वह सरकार का एजेंट तथा सलाहकार भी होता है, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट को कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे पैसा लगाना सही होगा, कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा, इसके विषय में भी सलाह दी जाती है। आपको पता होगा कि जो केंद्रीय बैंक है हमारा, उसके 4 मतलब एक गवर्नर हैं और 4 उसके क्या हैं, डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है। मतलब नीचे पद के हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट है और इंडिया का आरबीआई है, तो ये तो है नहीं कि बहुत इजी होगा, बहुत छोटा सा मतलब कंट्री है, ठीक है। बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन, हजारों करोड़ लाखों करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है रोज होता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई आपकी, ठीक। देखिए आज के युग में प्रायः सभी देशों के केंद्रीय बैंक सरकारी स्वामित्व में है। भारत का जो रिजर्व बैंक 1935 में एक निजी बैंक के रूप में स्थापित किया गया। 1948 में भारत सरकार ने इसकी संपूर्ण पूंजी खरीद ली, ठीक है। देखिए जब ये स्थापित किया गया था 1935 में, तो ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में नहीं था। जब ये मतलब मार्केट में आया, मतलब जब ये अस्तित्व में आया, तो ये जो है प्राइवेट टाइप का बैंक था, क्योंकि अंग्रेजों का था, ठीक है। तो अंग्रेजों का जो बैंक था और प्राइवेट में था। फिर उसके 1948 में क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट में सारी कैपिटल, सारे शेयर्स इसके खरीद लिए, तो वो बैंक किसका हो गया, गवर्नमेंट का हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का भी बैंक होता है। यह व्यापारिक बैंकों की रकमें जमा करता है तथा उन्हें ऋण भी देता है। तो केंद्रीय बैंक में व्यक्तिगत खाते नहीं खोले जाते। अब आपको पता है आरबीआई में आप खाता थोड़े ना खुलवा सकते हो, ठीक है। तो आपको एक आरबीआई का एक चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा, आरबीआई का आपको एक चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आरबीआई होता क्या है। बात करते हैं व्यापारिक बैंकों की। देखिए व्यापारिक बैंक क्या होते हैं। व्यापारिक बैंक प्रायः कंपनियों की भांति अंश बेचकर स्थापित किए जाते हैं। इनका संचालन तथा प्रबंध का एक संचालक मंडल अधीन होता है, जिसका काम बैंक की नीति निर्धारण करना होता है। विश्व के प्रायः सभी देशों में व्यापारिक बैंकों के कार्यों को किसी कानून द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण करने के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में पास किया गया था, ठीक है। व्यापारिक बैंक जनता से रकम जमा कराते हैं और कृषि, व्यापार, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में रकम को उधार देते हैं।
बैंक ग्राहकों को अनेक प्रकार की सेवा देते हैं, जिसका ब्यौरा पीछे दिया जा चुका है, मतलब पीछे आपको समझाया जा चुका है। चूंकि ये बैंक भारत व्यापार के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान ही करते हैं, इसलिए इन्हें व्यापारिक बैंकों की, देखिए व्यापारिक बैंक का एक सबसे बड़ा अगर उदाहरण बताऊं मैं आपको, तो व्यापारिक को क्या बोलते हैं, कमर्शियल। तो व्यापारिक बैंक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका क्या है, व्यापारिक बैंक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका SBI, ठीक है, सिडबी, IDBI, ठीक है। तो ये सारे जो बैंक है ये व्यापारिक बैंक है। व्यापारिक बैंक का मतलब है कि इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य मुद्रा को, पहले इनके जो ये बैंक आते हैं, मतलब ये अस्तित्व में आते हैं, फिर इनके अंश निर्गमित किए जाते हैं, अंशों को निर्गमित किया जाता है, अंश इनके बेचे जाते हैं। जब इनके अंश विक्रय हो जाते हैं उसके बाद फिर क्या होता है, ये बैंक जो है अपना कार्य करना स्टार्ट करती है। अब कार्य करने में कौन सा कार्य करती है ये, तो कार्य ये ऐसा करती है कि जैसे व्यापारियों को ऋण देना, उद्योग, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग के जो व्यापारी होते हैं उनको ऋण देना, व्यापार से संबंधित सभी प्रकार के ऋण देने वाले बैंकों को हम व्यापारिक बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको ये आई होप समझ में आया होगा। विकास बैंक की बात करें अगर हम, तो देखिए थोड़ा सा व्यापारिक बैंक का मैं आपको और थोड़ा बता देता हूँ। 1949 में एक अधिनियम पास किया गया था, कंपनी अधिनियम, मतलब कि बैंकिंग कंपनी अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम, ठीक है। तो ये अधिनियम पास किया गया, और ये अधिनियम कब पास किया गया था, 1949 को। तो पूछा जाता है भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम क्या है, तो 1949 आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक में आपका कौन सा बैंक आ जाएगा, इंडस्ट्रियल बैंक कहेंगे इसको। उद्योगों की मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय सहायता, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई है। जैसे इन बैंकों को मुख्य 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। जैसे पहला बोला है दीर्घकालीन, और दीर्घकालीन निक्षेप प्राप्त करना, औद्योगिक उपक्रमों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना, और कुछ अन्य जैसे औद्योगिक उपक्रम के अंशों तथा ऋणपत्रों के विक्रय में सहायता करना। देखिए ये आपका जो है ये व्यापारिक बैंक का सेकंड पार्ट है। अब देखिए व्यापारिक बैंक होते क्या हैं, व्यापारिक बैंक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक। उसी बैंक के अंडर में जो बैंक वर्क करते हैं या जिन बैंकों के थ्रू काम इनमें होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यापारिक बैंक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बताया गया है अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी आदि के औद्योगिक बैंकों की बहुत, मतलब इन बैंकों का, इन कंट्रीज़ में, इन देशों में इन बैंकों का काफ़ी विकास हुआ है। क्यों, क्योंकि देखिए इन देशों में काफ़ी व्यापार फैला है, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा व्यापार वहाँ पर ज़्यादा धन, और जहाँ पर ज़्यादा धन वहाँ पर बैंक का होना अनिवार्य ही होता है। डेवलपमेंट बैंक की बात करें अगर हम, विकास बैंक की बात करें, तो ये एक सभी कंट्री के लिए, ये बैंक जो है सभी कंट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक होता है, और इसी के द्वारा किसी भी आर्थिक स्थिति को समझा और देखा जा सकता है। जैसे इन बैंकों को औद्योगिक बैंक भी कहा जाता है। विकास बैंकों की स्थापना सरकार या सरकार के सहयोग द्वारा देशों के द्वारा उद्योग के मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय सहायता हेतु की गई है, ठीक है। तो मतलब क्या है, इन बैंकों की स्थापना कैसे होती है, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है, मतलब कुछ शेयर्स इनके खरीदती है, और कुछ शेयर जो है जनता में इनके निर्गमित किए जाते हैं, कुछ शेयर्स इनके जो हैं मतलब कंपनीज को इशू किए जाते हैं, ठीक है। तभी इन बैंकों का क्या होता है, मतलब स्थापना होती है इन बैंकों की, ठीक है। इनमें सरकार पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाती है तथा इन बैंकों को सरकार से अल्पकालीन दीर्घकालीन ऋण भी मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब इन बैंकों को क्या है, इन बैंकों को सरकार जो है वो दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋण भी गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, ठीक है। बोल रहा है आगे, इन बैंकों की अधिकतर पूंजी ऋणपत्र बेचकर प्राप्त की जाती है। इन ऋणपत्रों के मूल्य पर ब्याज की सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है। भारत में ये बैंक औद्योगिक वित्तीय निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि हैं। बैंक में किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता इसको प्रदान की जाती है। देखिए विकास बैंक का एक सिंपल सा अगर आप कॉन्सेप्ट समझें तो क्या होता है विकास बैंक। देखिए विकास बैंक में है क्या कि छोटे छोटे जो बैंक होते हैं वो सरकार के सहायता के द्वारा खोले जाते हैं, और ये मार्केट में उद्योग धंधे करने वाले, मतलब बिजनेस करने वाले लोगों को क्या है, ऋण प्रदान करते हैं,
ठीक है। कृषि बैंक की बात करें तो कृषि बैंक में आपका कई बैंक आ जाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर बैंक, नाबार्ड हो गया आपका, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल फॉर डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये आपका बैंक हो गया। कृषि बैंकों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे सहकारी बैंक, भूमि बंधक बैंक और विशिष्ट कृषि बैंक। तो देखिए क्या है, कृषि बैंकों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। सरकारी बैंक, सहकारी बैंक कौन सा होता है? सहकारी बैंक प्रायः कृषि के लिए अल्पकालीन ऋण देते हैं, ठीक है। सहकारी बैंक जो होते हैं वो कृषि के लिए अल्पकालीन ऋण देते हैं, मतलब छोटे छोटे जो फसलों को उगाने के लिए किसानों द्वारा जो ऋण लिए जाते हैं वो कौन से बैंक के थ्रू मिलता है? कृषि बैंकों के थ्रू दिया जाता है। इन बैंकों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है, वरन में भारत की आर्थिक स्थिति, क्योंकि आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है और एक विकासशील भी देश है, मतलब कि भारत विकसित होने की राह पर है, ठीक है। अतः वे अपने सदस्यों को सस्ते और सरल ऋण देते हैं। सहकारी बैंकों में प्राथमिक समितियों की स्थापना ग्रामों में की जाती है। प्रत्येक जिले में एक केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है। प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो इन बैंकों के थ्रू जो है जितने भी किसान होते हैं, जितने भी छोटे छोटे मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कृषि संबंधी ऋण की आवश्यकता होती है, उनको ऋण दिया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं आपको हम विशिष्ट कृषि बैंक। कुछ देशों में सर्वथा स्वतंत्रता कृषि और कृषि विकास बैंक स्थापित किए गए हैं। ये बैंक खेतों के लिए उधार देने वाली संस्थाओं को रकम जो है उधार देते हैं। भारत में नवंबर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास स्थापित किया गया। तो विशिष्ट कृषि बैंक की बात करें अगर तो खेत खरीदना और खेत बेचने के लिए जो ऋण लिए जाते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? वो इस बैंक के थ्रू दिए जाते हैं। कौन सा बैंक हो गया आपका? विशिष्ट कृषि बैंक। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज बैंक, विदेशी विनिमय बैंक। सामान्य रूप से व्यापारिक बैंक ही विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं। मतलब अगर नॉर्मल देखा जाए तो ये जो व्यापारिक बैंक होते हैं यही सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? विदेशी मुद्राओं का लेन देन करते हैं, ठीक है। तो कैसे इनमें होता है देखते हैं। तथा विदेशी व्यापार के लिए धन की व्यवस्था करते हैं, किंतु कहीं कहीं विशेष प्रकार के बैंक स्थापित हो गए हैं जो साधारण व्यापारिक बैंकों के काम भी करते हैं, परंतु मुख्य रूप से वे विदेशी विनिमय का ही लेन देन करते हैं, ठीक है। तो विदेशी बैंकों का क्या मुख्य कार्य हो गया? मतलब विदेशी विनिमय बैंक में क्या काम हो गया कि जो भी ये बैंक होते हैं वो विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं, ठीक है। तो इसके विषय में इसमें बताया गया है। डाकघर बचत पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, आप सभी लोग जानते होंगे कि पोस्ट ऑफिस में भी एक अकाउंट खोला जाता है। इसमें एटीएम की सुविधा नहीं होती है, ब्याज का दर ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बताया गया कुछ देशों में डाकघर में ही अलग एक विभाग होता है जिसे डाकघर बचत बैंक कहा जाता है। और डाकघर में बचत बैंक केवल जमा रकमें की जाती हैं, उनमें ब्याज दिया जाता है और इन बैंकों के द्वारा उधार देने का कोई रिवाज नहीं है। मतलब कि डाकघर से आप उधार नहीं ले सकते, मतलब ऋण नहीं ले सकते। इसके विषय में बताया गया। विनियोग बैंक मतलब इन्वेस्टमेंट, छोटी छोटी बचतें जो होती हैं, ठीक है। मध्यम वर्ग, अल्प वर्ग, निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं वो अपनी छोटी छोटी बचतों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं विनियोजित करना चाहते हैं, तो वो कैसे विनियोजित करें इसके विषय में क्या करना है? एक बैंक की स्थापना की गई है जिसको हम किस बैंक के नाम से जानते हैं? विनियोग बैंक, सॉरी, ठीक है। स्वीकृति एवं कटौती गृह। स्वीकृति एवं कटौती गृह। इंग्लैंड में विनिमय बिलों की स्वीकृति तथा कटौती करने के लिए विशिष्ट बैंक पाए जाते हैं जिनमें क्रमशः स्वीकृति और कटौती गृह के नाम से जाना जाता है। देखिए ये फॉरेन में पाया जाने वाला बैंक है और ये इंग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है। क्या बताया गया है कि विनिमय बिलों की स्वीकृति प्रदान करना, उनके बिलों का भुगतान करना, इसके संबंधी कुछ कार्य बताए जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये हेडिंग नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल अर्बन बैंक। इन बैंकों की स्थापना सन 1975 के बाद की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में शिल्पकारों, कुटीर और लघु उद्योगों तथा कृषकों को आसान किस्तों में ऋण उपलब्ध कराना है। मतलब कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं वो आप जानते हैं कि छोटे छोटे अमाउंट में ऋण जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं और क्या करते हैं, उनका जो भुगतान मतलब उस पर जो है कम रेट में वो ब्याज लेते हैं, ज़्यादा रेट में ब्याज नहीं लेते हैं। ज़्यादा रेट में ब्याज वो ले नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि जो किसान वर्ग है वो काफ़ी क्या है,
अच्छी स्थिति में नहीं होता है। ठीक है, तो ये बताया गया है। फिर आपका एक हो गया आयात निर्यात बैंक। आयात निर्यात बैंक इंपॉर्टेंट बैंक है आपका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम से इसको हम जानते हैं। आयात निर्यात जो है आयात निर्यात हेतु वित्तीय की व्यवस्था प्राप्त करने के लिए अमेरिका जापान में अलग से आयात निर्यात बैंक स्थापित किया गया है। अमेरिका के निर्यात आयात बैंक का नाम संयुक्त राज्य का आयात निर्यात बैंक है तथा जापान के आयात निर्यात बैंक का नाम जापान का आयात निर्यात बैंक है। भारत का आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1 जनवरी सन 1982 को कब हुई थी? आयात निर्यात बैंक की, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 जनवरी 1982 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1982 को की गई थी। इसका उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। मतलब ये बैंक पूर्णतः जो व्यक्ति आयात करता है, मतलब किसी दूसरे देश से सामान मंगाता है, उसको सपोर्ट करता है, और उस व्यक्ति को भी सपोर्ट करता है जो व्यक्ति एक देश से, मतलब अपने देश से दूसरे देश को सामान को या माल को या अपनी वस्तुओं को, बना हुआ माल या कच्चा माल, जैसा भी माल हो, उस माल को वो दूसरे देश में बेचता है। उन व्यक्तियों को, उन वर्ग को कौन सा बैंक सपोर्ट करता है? तो ये आयात निर्यात बैंक सपोर्ट करता है। और इसकी एक और चीज़ हम आपको बता दें कि इनकी जो ब्रांचेस हैं वो ज़्यादातर बंदरगाहों पर पाई जाती हैं। ठीक है, स्वदेशी व देसी बैंकर, इंडिजियस बैंकर। ठीक है, इंडिजियस बैंकर क्या होते हैं? लास्ट है आज का। ठीक है, देखिए क्या है स्वदेशी। जैसे भारत में यह प्रणाली जो है प्राचीन काल से चलती आ रही है। जैसे सेठ, साहूकार, महाजन, सरारफ आदि जो ब्याज पर कर्ज देते हैं वे देसी बैंकर कहलाते हैं। देखिए साहूकार, महाजन और इन सब का जो बड़ा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट काफ़ी है। आपका ये अलग से पूछा जाता है, साहूकार क्या होते हैं, महाजन क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आगे चैप्टर्स में आगे डिस्कशन दिया है, मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा उसको आपके सामने। जैसे बताया गया है कि चेटी, मारवाड़ी, सेठ आदि स्वदेशी बैंकर देसी बैंकर ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देते हैं। मुख्यतः बैंकर किसानों, मजदूरी कारीगरों, छोटे छोटे व्यापारियों को आदि को ऋण प्रदान करते हैं और ग्रामीण वित्त व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए क्या होता है कि ये जो बैंकर होते हैं, ये जो छोटे छोटे बैंकर होते हैं, ये इनके पास कोई लिखा पढ़ी का काम तो होता नहीं है। अब इन्हें करना क्या होता है कि पैसा दिया 1000, और किसान तो उतना ज़्यादा एजुकेटेड और पढ़ा लिखा उतना समझदार होता तो वो कर्जा ही क्यों लेता। तो वो क्या करते हैं, 1000 देते हैं, 10,000 लिखते हैं और उसके बदले में उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लेते हैं, ब्याज रेट भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि किसान काफ़ी परेशान रहता है। एक समय था कि इनका ही राज चलता था, आज के समय में भी है। जैसे आप जानते हो कि अगर गांव में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, उनके यहाँ ठाकुर हैं, महाजन हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो हैं ब्याज रेट पर पैसा उधार देते हैं। ठीक है, तो ये जो रहा आपका बैंकों के प्रकार का एक टॉपिक। और अगला टॉपिक क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए अगला जो आपका टॉपिक है, अनुसूचित बैंक तथा गैर अनुसूचित बैंकों के बारे में डिस्कशन होगा अगले टॉपिक में। शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंकों के बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद आपका रह गया है एक ये टॉपिक रह गया है आपका, फिर रह गया है बैंकों का महत्व और व्यापारिक संगठनों का क्या रह गया है, हाँ व्यापारिक बैंकों का संगठन रह गया है। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंस रह गया है। डिफरेंस मैं आपको बता दूं, बुक में जितने भी डिफरेंस दिए होंगे सभी डिफरेंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जितने भी डिफरेंस होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक डिफरेंस आप पढ़ेंगे आपको 2 विषयों के बारे में जानकारी हो जाएगी। कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, शाखा बैंकिंग प्रणाली और इकाई बैंकिंग प्रणाली के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको शाखा बैंकिंग प्रणाली होती क्या है ये भी पता चल जाएगी, और इकाई बैंकिंग प्रणाली होती क्या है ये भी पता चल जाएगी। बशर्ते आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही होगी इसलिए मैं इसको ज़्यादा और लेंदी नहीं करूँगा। कोशिश यही रहेगी मेरी कि इसका जो तीसरा पार्ट है वो कल के कल में ही अपलोड कर दिया जाए। चैप्टर लंबा है, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसके सारे पॉइंट्स को पढ़ाया जा रहा है। आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी होंगे उनमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बाकी पॉइंट्स को हम इग्नोर करते हुए चलेंगे। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।